मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। हम लोग कल पढ़ रहे थे संसद की कार्यवाही है, संविधान के अंतर्गत हम लोग संसद की कार्यवाही पढ़ रहे थे। तो संसद की कार्यवाही में हमने देखा था कि जो है किस तरीके से लंच से पहले एक कार्यवाही होती है और लंच के बाद एक कार्यवाही होती है। लंच के पहले हिस्से को दो भागों में बांटा गया था, 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल और 12 से 1 बजे तक शून्यकाल, 0 आवर। इसके बाद में 1 से 2 बजे तक क्या होता है, लंच होता है। फिर जो मुख्य कार्य सदन में जो होता है वो 2 बजे से 6 बजे तक, इन 3-4 घंटों में जो मुख्य कार्य होता है 2 से 4 बजे के बीच जो है सदन का। तो ये आज हम लोग चर्चा करेंगे। भाई प्रश्नकाल और शून्यकाल, ये तो प्रश्नकाल के में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं कोई बता सकता है? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तारांकित प्रश्न और अतारांकित और अल्प सूचना और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? लिखित या मौखिक? मौखिक। कितने दिन पूर्व सूचना? 10 दिन पूर्व सूचना में। सूचना किसको दी जाती है सदन के? किसके नाम से? महासचिव के नाम से। ठीक है, दोनों सदनों में किसी भी सदन में तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं? लिखित रूप में, संबंधित मंत्रालय द्वारा लिखित प्रश्न भी होते हैं और लिखित उत्तर भी दिए जाते हैं। और अल्प सूचना प्रश्न कितने दिन में प्रस्तुत किए जाते हैं? 10 दिन से पहले। 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 10 दिन से पहले। तो समझ गए। तो आज हम लोग जो है लंच के बाद, लंच हो चुका है, अब इसके बाद जो है दूसरी बैठक हो रही है जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य कार्यवाही का जो है ये मुख्य कार्यवाही की बैठक होती है जो मुख्य रूप से 4 घंटे 5 घंटे तक चलती है। इसमें जो है कोई प्रस्ताव है, एजेंडा है, विधेयक है, इन सब पर चर्चा होती है, सारी बहस होती है, चर्चा होती है, ठीक है। अब प्रस्ताव एक्चुअली क्या है? देखो, मैंने बताया कि जो है लोकसभा और खास करके संसद जो है ये किसी न किसी रूप में मंत्रिपरिषद और सरकार पर क्या रखती है? शिकंजा कस के रखती है। नहीं तो सरकार कैसे हो जाए? तानाशाही हो जाए, सरकार जो है तानाशाह हो सकती है। तो हमारे देश में संविधान का ये बहुत ही शानदार जो है एक तरीके से बनाया गया है कि कोई भी सरकार तानाशाह नहीं हो सकती है, क्योंकि उन पर जो है नकेल कसने के लिए, शिकंजा कसने के लिए सदन में सदस्य रहते हैं। और मान लो अगर एक बार इलेक्शन हो जाए और किसी एक पार्टी को जो है 2-4 सीटों के अलावा सारी सीट मिल जाए तो फिर सरकार क्या होने वाली है? फिर तानाशाह होने वाली है ना, क्योंकि वहां पर नकेल कसने के लिए सदस्य बचेंगे ही नहीं। जैसे अभी विपक्ष में कोई है ही नहीं और विपक्ष में आपस में भी गठजोड़ नहीं है। विपक्ष में बैठने के लिए कुल कितने सदस्य, मतलब कितनी सीटें प्राप्त होनी चाहिए? 1/10। 1/10 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए लोकसभा में। जब उतनी सीटें होंगी तभी जो है विपक्ष माना जाएगा, और उससे कम सीट है तो विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा सदन में, ठीक है। जैसे जो है सदन को चलाने के लिए कोटा निर्धारित किया गया है, कितना? 1/10। 1/10 सदस्य होंगे तो फिर उस सदन की कार्यवाही होगी। इसी प्रकार से जो है विपक्ष को भी कम से कम 1/10 सदस्य जब होंगे पूरे लोकसभा में, जैसे कितनी सीटें हैं? 543 हैं। 543 तो अर्थात 54 सीटें अगर किसी पार्टी को मिलेगी तो वही विपक्ष में बैठेगा, और उससे कम है तो विपक्ष में नहीं बैठ सकता है। तो आज की स्थिति ये है कि कोई भी विपक्ष में नहीं है, ठीक। तभी तो सरकार जो है ऐसे जो है बिल पास करा लेती है जिसका जो है लोग विरोध करते हैं, और मतलब उसका दुष्प्रभाव भी दिखाई देता है, जैसे नोटबंदी कर देना, ये सब क्या है?
एक तरीके से तानाशाही रवैया है सरकार की, ठीक है। तो ऐसे इसलिए नकेल कसने के लिए बहुत सारे तरीके जो है संविधान में दिए गए हैं। तो प्रस्ताव भी, जो मोशन है, ये भी सरकार के ऊपर नकेल कसने का एक तरीका है, सरकार के ऊपर, कि सरकार तानाशाह ना हो सके, इसलिए जो है कुछ मोशन लाए जाते हैं, कुछ प्रस्ताव लाए जाते हैं, और उस प्रस्ताव के आधार पर सरकार को बार बार चेताया जाता है, डराया जाता है कि हम लोग भी बैठे हैं, तुम तानाशाही नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे कुछ एजेंडा है, विधेयक, ये सब विधेयक वगैरह पे ये सब मोस्टली कार्य कब होते हैं? इसी सेकंड मीटिंग में होते हैं, लंच के बाद ही होते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा होता है, 2 से 6 बजे तक 4 घंटे का लगभग समय होता है। तो इन पे ही क्या होता है, जो है जब सत्र चल रही होती है तो उस सत्र में ये सब मुख्य कार्य होते हैं। तो अब जब इसका लगभग एजेंडा और विधेयक और प्रश्न ये सब एक जैसे ही हैं, तो प्रस्ताव आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। प्रस्ताव लगभग 7-8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रस्ताव है स्थगन प्रस्ताव। अब मतलब प्रस्ताव है क्या, तो वही बताया मैंने, प्रस्ताव ला करके सरकार को जो है बताया जाता है कि तुम तानाशाही नहीं कर सकते हो, यही है मेन चीज। प्रपोजल रखना, सरकार के समक्ष जो है प्रपोजल रख करके और अपनी बात को मनवाना, अपनी बात को मनवाना। कोई सदस्य अगर अपनी बात को रखना चाह रहा है सदन में, तो वो तो मतलब शून्यकाल और प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन अगर कोई अपनी बातों को रखना चाह रहा है तो एक सदस्य या सदस्यों का समूह जो है प्रपोजल के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से सदन में जो है कार्य करवा सकता है, सरकार से पूछा जा सकता है, सरकार को जो है अपने अंडर में लिया जा सकता है। तो यही प्रस्ताव है। तो एक है स्थगन प्रस्ताव, नाम से ही मतलब है स्थगन, जैसे सदन की कार्यवाही चल रही हो, सदन की कार्यवाही चल रही है 2 से 6 बजे के बीच में, जैसे सदन बजट सत्र इसमें चल रहा है, तो बजट सत्र पर क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, ठीक है। बजट सत्र पर क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। उसी दौरान जो है कोई एक सदस्य जो कि मंत्री नहीं है, और वो सदन में आता है, कहता है रोको रोको, कार्य को यहीं पर स्थगित करो, कार्य को क्या करो, स्थगित करो। तो कार्य को स्थगित करो तो काम रोको भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, काम रोको। तो स्थगन प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है, काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव अर्थात जो काम चल रहा है उस काम को तुरंत प्रभाव से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। कौन सा प्रस्ताव ला करके, स्थगन प्रस्ताव ला करके। तो स्थगन प्रस्ताव ला करके तत्काल प्रभाव से उस कार्य को रोक दिया जाता है। और कार्य क्यों रोका जाता है, क्योंकि कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य इस बीच आ गया, जैसे मान लेते हैं सदन का सत्र चल रहा था, बजट का सत्र, और उसी समय चाइना से फांद करके कोरोना भारत में आ गया, चाइना से फांद करके कोरोना भारत में आ गया, और कोरोना से जो है बहुत तकलीफ होने लगी, दुनिया लॉकडाउन लगाने लगे। अब भारत में बजट पे चर्चा हो रही है, तो कोई मंत्री, कोई सदन का सदस्य जो है लेके आया एक प्रस्ताव, कहा भैया अभी जो काम चल रहा है इसको रोक दो कुछ क्षण के लिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, हमारा कोरोना है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अर्थात जो है इस पर पूरे मंत्रिमंडल का हम क्या करते हैं, पूरा मंत्रिपरिषद का हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि पूरा मंत्रिपरिषद जो है काम रोक करके, जो काम चल रहा है उसको रोक करके और इस पर चर्चा करें। किस पर, जो लोक महत्वपूर्ण का कार्य है, जो जिससे डायरेक्ट पब्लिक प्रभावित हो रही है, जिससे डायरेक्ट जनता प्रभावित हो रही है, तो वो एक महत्वपूर्ण कार्य है, उस कार्य पर चर्चा सदन में पहले होनी चाहिए। तो इसलिए जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक। तो किसी महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दे पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव किसी गैर मंत्री सदस्य द्वारा लाया जाता है, या मंत्री मतलब कोई सरकार का भी सदस्य हो सकता है, मतलब सरकार का सदस्य मंत्री नहीं होगा, लेकिन सरकार जो पार्टी है, जो सरकार में पार्टी है, उसका कोई गैर मंत्री सदस्य भी ला सकता है। ऐसे लोक महत्व के जो है यानी ध्यान आकर्षित कराता है, उससे ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है सरकार के अस्तित्व पर, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए जो कार्य चल रहा होता है उसको रोका जा सकता है, ठीक। दूसरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यहां भी ध्यान आकर्षित कराया जा रहा था स्थगन प्रस्ताव में भी, लेकिन यहां पर ध्यान किसका, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा था। और जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ये किसी विशेष मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया जाएगा, किसे विशेष, यानी यहां पर भी काम को रोका जाएगा जो काम चल रहा है, और काम रोक करके किसी एक विशेष मंत्री का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं गुजरात में अभी पिछले साल
मोरवी पुल टूट गया, लगभग 150 व्यक्ति जो है उस पुल के टूटने से मर गए। अब भाई अगर सरकार से वहाँ पर सदन के सदस्य नहीं पूछेंगे इस बात को, तो हम लोग कहाँ जाएंगे पूछने के लिए? हम लोगों को तो वो है नहीं कि जो है डायरेक्ट जा करके सदन में हम मंत्री से पूछे कि भैया तुम्हारा मंत्रालय कैसा पुल बनाया था और टूट गया और 150 आदमी मर गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये काम सरकार से पूछने का जनता का है ना। तो जनता सीधे मंत्रालय तो जाए, वहाँ संसद सदन में जाएगी नहीं, तो जनता के प्रतिनिधि पूछेंगे ना, जनता के प्रतिनिधि पूछेंगे। तो जनता के प्रतिनिधि वहाँ खड़े होकर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं और कहते हैं भैया जो गुजरात का मोरवी पुल टूटा था ये किस मंत्रालय ने बनाया है, उस मंत्रालय के मंत्री महोदय खड़े हो जाओ और जो है इस पर चर्चा करो, बहस करो, बताओ जो है कि ये किस मतलब क्वालिटी का बना था, किसको ठेका दिया गया था, किसने बनाया। तो एक विशेष मंत्री से ये सवाल किया जाता है, उसका ध्यान आकर्षित कराया जाता है। अर्थात कार्यवाही हो रही है सत्र की, बजट सत्र चल रहा है या कोई भी सत्र XYZ कोई भी सत्र चल रहा हो, और उस सत्र के दौरान अगर कोई ऐसे लोक महत्व का बात आ जाए जो जिससे कि कोई एक विशेष जो है क्षेत्र प्रभावित हो रहा है ज़्यादा मात्रा में या पूरा देश प्रभावित हो रहा है और वो किसी एक मंत्रालय का मुद्दा हो, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला करके उस कार्य को वहीं पर रोक करके जो चल रहा हो और मंत्री से उसके बारे में चर्चा कराई जा सकती है। तो ऐसे प्रस्ताव को क्या कहते हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। हाँ, अगला है विशेषाधिकार प्रस्ताव। देखो हर मंत्री का मैंने बताया था एक विशेषाधिकार होता है, हर सदस्य का, मंत्री क्या हर सदस्य का, जो सदस्य होते हैं संसद के या विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, इनका सबका क्या होता है? अपना एक विशेषाधिकार होता है। ठीक, अब विशेषाधिकार कुछ ऐसे भी होते हैं कि इन्हें प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार है। मना नहीं कर सकता है कि प्रश्न तुमको नहीं पूछने देंगे, तुम दूसरे पार्टी को हो, तुमसे हम प्रश्न सदन में नहीं पूछने देंगे। अध्यक्ष महोदय अलाउ करेंगे अगर कोई सदस्य प्रश्न पूछा चाहता है, तो ये उसका क्या है? विशेषाधिकार है, प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार है। और अगर प्रश्न के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं है, मंत्री द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं है या गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा है मंत्री जो है सदस्य के सामने, तो उसके विशेषाधिकारों को क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। उसके विशेषाधिकारों का हनन हो जाएगा, सदस्य के विशेषाधिकारों को क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। मान लो शून्यकाल चल रहा है और शून्यकाल में जो है पेपर आउट नहीं हुआ, अर्थात प्रश्न पहले से बताए नहीं गए थे मंत्री महोदय को, और वहां पर अनाप शनाप उल्टा सीधा कोई उत्तर दे गए। उसने पूछा कि जो है भारत की इतनी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, उसमें कितने OBC हैं? अब वो पहले से प्रश्न पता नहीं था, नेट से देख करके आए नहीं थे और उन्होंने उल्टा सीधा आंकड़ा पेल दिया। तो उसके बाद में वो गया, कहा भी इनको फंसाते हैं। अगले दिन उसने जो है तुरंत जो है टाइप किया, चेक किया, अच्छा मंत्री जी ने ये उत्तर दिया था और यहाँ नेट पे तो ये दिखा रहा है। तो दूसरे दिन विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आएगा, कहेगा हमारे विशेषाधिकार का हनन हुआ है क्योंकि तुमने तथ्यों को छुपाया है, गलत तथ्य प्रस्तुत किया है। तो ऐसे स्थिति में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव ला करके और सरकार या जो मंत्री है जो अपने गलत तथ्यों को प्रस्तुत करता है तो उसके तथ्यों पर जो है चेताने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। ठीक, विशेषाधिकार समझ में आए कि तथ्यों को छुपाए जाने या गलत तथ्य बताए जाने पर कब किसी प्रश्न काल के दौरान या शून्य काल के दौरान जो प्रश्न पूछे गए हैं, या मान लेते हैं मतलब वैसे ही कि मतलब कोई गजट जारी कर दिया सरकार ने, गलत सूचना उसमें जारी कर दी, तो अब उसमें भी विशेषाधिकार का हनन हो रहा है किसी सदस्य का, तो फिर वो सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव ला करके और सरकार को बता सकती है। नेक्स्ट है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव। इसके पारित हो जाने पर सरकार गिर जाती है, खत्म हो जाती है, यानी सरकार का विश्वास खत्म हो गया। सरकार का विश्वास किस पर खत्म हुआ? सदस्य पे, लोकसभा के सदस्य पे, और लोकसभा के सदस्य पे विश्वास खत्म हुआ तो सीधे किसका विश्वास खो गया? जनता का, क्योंकि जनता के ही तो प्रतिनिधि वहां बैठे हैं। तो जनता का विश्वास सरकार खो देती है तो सरकार वहीं पर गिर जाती है, खत्म हो जाती है सरकार। तो ऐसे प्रस्ताव, ये बहुत खतरनाक प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, तो अविश्वास प्रस्ताव, अब मैंने बताया था पढ़ाते समय अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है सरकार जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा या राज्यसभा के प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक, अनुच्छेद 75 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। ठीक, ये ध्यान रखना, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। सामूहिक उत्तरदायी का मतलब क्या है
कि सबकी जिम्मेदारी बराबर है। अगर एक कोई गलत बयानबाजी करता है तो सब उसमें प्रभावित होंगे। जैसे एक नाव में सभी बैठे हुए हैं और एक नाव तैर रही है नदी में, अब वो नाव डूबेगी तो सभी के सभी उसमें क्या हो जाएंगे। अब मान लो नाव बह रही है और उसमें एक जो है अचानक उसको जोश आ जाता है, कूदने लगता है, डांस करने लगता है, उसी में नागिन डांस करने लगता है और नाव क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो नागिन डांस करके मजा तो एक जो है आदमी ले रहा था, पूरा पूरा नाव ही डूब गया। तो पूरा नाव डूब गया तो सब प्रभावित हुए ना। तो इसी तरीके से सामूहिक उत्तरदायित्व, अर्थात कोई एक मंत्री द्वारा गलत बयानबाजी करने से अब जो है पूरा मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिपरिषद क्या होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति। तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत ये देखा जाता है कि सरकार का विश्वास जो है सदस्य के सदन के सदस्यों से उतर रहा है, तो सदस्य के कोई भी सदस्य जो है अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन इस पर कम से कम 50 लोगों का प्रपोजल होना चाहिए। 50 लोग इस पर क्या हो, सहमत हो, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव ऐसा नहीं कोई अकेला एक जो है सदस्य ला सकता है, उस पर कम से कम 50 लोग सिग्नेचर कर रहे हो कि भैया हम लोग सहमत हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ। तो अभी तक लोकसभा में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और एक भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। एक बार मौका ऐसा आया था कि मोरारजी देसाई की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव सदन में आने वाला था, तो मोरारजी देसाई को लगने लगा था कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाए, मतलब आएगा सदन में, तो पारित अवश्य हो जाएगा क्योंकि बहुमत में हम है नहीं, और पारित हुआ तो हमारी किरकिरी होगी, सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी और किरकिरी होगी। तो समझदारी इन्होंने ये दिखाई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अविश्वास प्रस्ताव के सदन में रखने से पहले ही क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो 27 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया है लोकसभा में, लेकिन अभी तक जो है ये अमली जामा नहीं जो है पहन पाया है। एक बार ऐसी स्थिति आई भी थी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाती, लेकिन सरकार को, मोरारजी देसाई की सरकार को लगने लगा था कि जो है अब बंटाधार हो जाएंगे, तो पहले ही इस्तीफा दे करके और जो है त्याग पत्र दे दिया था, मतलब सरकार गिरा दी थी खुद ही। तो ये अविश्वास प्रस्ताव होता है। ये एक ऐसा प्रस्ताव है, एकमात्र ऐसा प्रस्ताव है विश्वास प्रस्ताव जो सरकार द्वारा रखा जाता है। सरकार के किसी मंत्री द्वारा या मंत्रियों के समूह द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा। ये विश्वास प्रस्ताव क्यों रखा जाता है? जब अविश्वास प्रस्ताव रख दिया गया तो उसको काउंटर करने के लिए, विश्वास दर्शाने के लिए तो रखना होगा ना, तो विश्वास दर्शाने के लिए विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाता है। और सरकार अगर अपना विश्वास सिद्ध कर देती है तो फिर सरकार बनी रहती है, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। या कभी कभी राष्ट्रपति को ये लगता है कि सरकार बहुमत में नहीं रही, खूब जो है खूब नेता और चारों तरफ मीडियाबाजी ये हो रही है कि सरकार आई गई गिरी फिरी, अब ये हुआ, तो राष्ट्रपति को भी कभी कभी ये लगने लगता है कि सरकार जो है अल्पमत में आ रही है, अपना बहुमत जो है खो रही है। तो राष्ट्रपति सरकार से क्या कहेंगे, मंत्रिपरिषद से क्या कहेंगे कि अपना आकर के विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करो, अपना विश्वास सदन के समक्ष रखो। लोकसभा में ही विश्वास रखा जाएगा, तो लोकसभा के समक्ष आप अपना विश्वास प्रस्ताव पारित करो किसी एक मंत्री द्वारा या मंत्रियों के समूह द्वारा या पूरे मंत्रिपरिषद द्वारा। जब प्रस्ताव रखा जाएगा, मान लो किसी एक मंत्री द्वारा रखा गया, तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उस प्रस्ताव पर क्या करेंगे, वोट करेंगे, और वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो सरकार बनी रहेगी, और प्रस्ताव पारित नहीं हुआ विश्वास प्रस्ताव तो सरकार गिर जाएगी। इसके पारित होने पर सरकार गिर जाएगी और इसके पारित होने पर सरकार बची रहेगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति को संदेह होने पर विश्वास प्रस्ताव रखने के लिए राष्ट्रपति सरकार से कहता है। अगला है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव का मतलब ये है, निंदा किसकी करते हैं? जो काम करता है उसी तो निंदा करते हैं, जो काम नहीं करेगा उसकी कौन निंदा करेगा, तो सोता रहेगा। कार्य करो, देखो निंदा खूब होती है, जैसे मेरी को निंदा हो रही है, तो कार्य करोगे निंदा होगी। और कार्य एक्शन में कौन है? सरकार है, तो सरकार एक्शन में है तो उसकी निंदा तो होगी ही, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, सरकार के कार्यों की निंदा करें, अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार की किरकिरी होगी। मान लो किसी की अफवाह उड़ा दी कि फलाने का लड़का जो है खूब दारू पीता है, ठीक है, अब ये अफवाह खूब फैल गई, बेशक वो न पीता हो, अब शादी हुई ना हो मोड़े की, मोड़े कहते हैं ना, अफवाह फैल गई चारों तरफ, तो निंदा हुई ना, चारों तरफ उसकी निंदा होगी। अब लड़की वाले भी नहीं आए, कहेंगे अच्छा उनका लड़का जो है दारू पीता है,
तो किरकिरी हो गई ना, उनका मतलब उनकी छवि खराब होगी कि नहीं खराब होगी। तो ऐसे ही निंदा प्रस्ताव है कि सरकार की निंदा करनी किसी कार्य की, जैसे सरकार कोई बिल लेकर आई, कोई विधेयक लेकर आई सदन में, और वो विधेयक विपक्षी पार्टी को, उनके सदस्यों को लगने लगा विपक्ष में कि इससे सरकार की हम निंदा कर सकते हैं, किरकिरी करा सकते हैं, उनकी छवि खराब कर सकते हैं, तो निंदा प्रस्ताव ले आएंगे वहां पर और उसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया सदन में तो सरकार की छवि धूमिल होगी, खराब होगी। कोई भी XYZ कोई भी देख सकते हो सदन में, जैसे आपका जो है कौन सा ये किसान बिल आया था, तो किसान बिल को लेकर के जब देखा कि पब्लिक जो है काफी इसके विरोध में उतर रही है, तो फिर निंदा प्रस्ताव लाने के लिए ला सकते थे कि निंदा प्रस्ताव ला करके और पूछा जाए वहां पर सरकार से कि जो है तुम ये कौन सा बिल लेके आओ, सरकार ही जो है वो पब्लिक ही तुम्हारे खिलाफ है, किसान आंदोलन चल रहा है। लेकिन उनको पता ही था विपक्षियों को, हम बहुमत में है ही नहीं, अगर निंदा प्रस्ताव लाएंगे तो पारित होगी नहीं, हमारी खुद ही किरकिरी हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे निंदा प्रस्ताव ला करके सरकार के कार्यों की, नीतियों की निंदा की जाती है। अगर ये निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार की छवि खराब होती है। अगला धन्यवाद प्रस्ताव। अब धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, नाम तो बड़ा अच्छा है धन्यवाद, यानी धन्यवाद किसका देना है, राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण होता है। मैंने बताया था राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण 2 बार होता है, मतलब दो उसकी परिस्थितियां बनती है अभिभाषण की। एक तो लोकसभा का गठन होता है, जब लोकसभा का गठन होता है तो बैठक से पहले अभिभाषण मतलब होता है, संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं और वहां पर राष्ट्रपति का क्या होता है, अभिभाषण होता है। और राष्ट्रपति महोदय जो है सरकार द्वारा दिए गए, जो सरकार अस्तित्व में आई है वो सरकार अपना क्या एजेंडा बताती है कि हम ये करने वाले हैं इस तरीके से, तो वो एजेंडा को वहां पर पढ़ा जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो वो एजेंडा पढ़ करके राष्ट्रपति महोदय जो है सदन को सुनाते हैं। तो एक तो ये हो गया। और दूसरी परिस्थिति क्या बनेगी कि जब मतलब सत्र, पहला सत्र जो शुरू होगा, साल का पहला सत्र, और साल का पहला सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र। तो पहला सत्र शुरू होगा, उसके पहले राष्ट्रपति सबको इकट्ठा बैठाते हैं, कहते हैं भैया अब इस साल का सेशन शुरू होने वाला है और 3 सेशन चलेंगे, बजट सत्र चलेगा और मानसून सत्र चलेगा और शीतकालीन सत्र चलेगा। तो भैया आपस में समझदारी पूर्वक सब लोग चर्चा करना, बहस करना, और जो है सरकार की ये नीतियां हैं, सरकार अपने ये चीज़ों को इस साल करना चाहती है, तो सरकार की सारी चीज़ों को उस साल बताया जाएगा। कहाँ पर, जो है संयुक्त अधिवेशन में। किसमें, सेशन के प्रारंभ से पहले, जो सत्र प्रारंभ होगा उस साल का, मान लो इस साल का सत्र प्रारंभ होने वाला है, तो सत्र के प्रारंभ होने से पहले संयुक्त अधिवेशन कराया जाएगा और उसमें दोनों सदनों के सदस्य बैठेंगे और राष्ट्रपति महोदय वहां अभिभाषण देंगे। अभिभाषण में इस साल की सारी नीतियों को, सरकार के सारी नीतियों को राष्ट्रपति महोदय सुनाएंगे, बताएंगे। अब ये 2 परिस्थितियां बन गई, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया। अब प्रत्येक सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए। अब सरकार की सारी नीतियों का क्या किया गया, चिट्ठा खोला गया, तो अब उस पर चर्चा करेंगे, सदन के सारे सदस्य बैठ करके चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार चलती रहेगी। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं, मतलब धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार के गिरने का चांस है, क्योंकि सरकार की नीतियों का जो उन्होंने खाका बनाया है उसका क्या हो रहा है, सदन में असमर्थन हो रहा है, विरोध हो रहा है। पारित होने का मतलब क्या है कि सब लोग चाहते हैं ये नीति सही है, सरकार बनी रहे। तो धन्यवाद प्रस्ताव भी, नाम तो बड़ा सुनहरा है, अच्छा है, लेकिन इसके ना पारित होने की स्थिति में जो है, अब पारित होगी तो जो है सरकार के, जो सरकार में बैठा हो उनके ज्यादा इसमें जो है योगदान होगा पारित कराने में। तो धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना भी जो है जरूरी है। ठीक, और कटौती प्रस्ताव नेक्स्ट क्या है हमारा, कटौती। अब किस चीज को काटेंगे भाई, काटा जाता है ना, कटौती में क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे बिजली कटौती हो रही है ना, बिजली 24 घंटे की है, अब 24 घंटे में पता चला 10 घंटे की कटौती हो रही, 14 घंटे आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, बिजली की कटौती। ऐसे ही सदन में क्या होता है, मतलब किसी मुद्दे पर चर्चा होती है और पता चला वो मुद्दा जो है लंबा खिंच गया, चर्चा होती रही, उस पर कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई समझदार, हम जैसे लोगों में से कोई समझदार आदमी आएगा, कहेगा भैया बहुत लड़ लिए, कुत्ते बिल्ली वाला खेल खेल लिए हो, अब इसको बंद करो यहीं पर,
जितने चर्चा हो गए उतने पे ही बैठ जाओ, उसको उतना ही बैठ करके हम लोग यहाँ मतदान करा लेते हैं। पूरे जो है इतने दिनों से चर्चा कर रहे हो, कोई इसका नतीजा नहीं निकल के आया, और कब तक लड़ते रहोगे, कब तक चर्चा करते रहोगे, कोई नतीजा नहीं आने वाला दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? कटौती। तो कोई समझदार सदस्य जो है इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आता है, कटौती प्रस्ताव, कि किसी मुद्दे पर लंबी बहस हो रही है, उसे दिख रहा है कि इस बहस का कोई अंत होने वाला नहीं है, तो वो क्या लाएगा? कटौती प्रस्ताव। अब कटौती प्रस्ताव 4 प्रकार के लाए जा सकते हैं। साधारण कटौती प्रस्ताव, घटकों में कटौती प्रस्ताव, कंगारू कटौती प्रस्ताव और गिलोटिन कटौती प्रस्ताव। साधारण कटौती प्रस्ताव में तो ये होगा कि ठीक है भैया, जहां पर चर्चा जहां तक हो गई है बस वहां तक चर्चा रोक करके और बस क्या कर ले, अब उसी पे मतदान करा ले, उसी पर क्या करा ले? मतदान करा ले। तो साधारण कटौती हो गई। घटकों में कटौती अर्थात कुछ हिस्से पर हम चर्चा कर लेंगे फिर से, मतलब कोई प्रस्ताव है, कोई विधेयक है जो अभी तक पूरी तरीके से चर्चा होकर के पारित नहीं हो पाई है, तो उसमें जो है घटकों में कटौती में होगा कि उसके कुछ हिस्से पर क्या करेंगे? चर्चा कर लेंगे। भाई मान लो कोई विधेयक है 15 पॉइंट में है, तो 2-4 पॉइंट पे क्या कर लेंगे? हम चर्चा कर लेंगे, और 2-4 पॉइंट पे चर्चा करने के बाद में अगर सभी लोग सहमत हो जाती हैं 2-4 पॉइंट पे, तो ये माना जाएगा कि पूरे पॉइंट पर सब क्या हो गए? सहमत हो गए। तो सारे पॉइंट पर क्या करा लेंगे? मतदान करा लेंगे। तो संपूर्ण पॉइंट पर मतदान करा लिया जाता है। तो इसको कहा जाता है घटकों में कटौती। घटक मतलब कुछ हिस्सा, पूरे विधेयक का कुछ हिस्सा। पूरे विधेयक पे तो अब तक चर्चा बहस हो रही थी, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अब क्या करेंगे भैया? अगर उसके थोड़े से हिस्से पर कुछ दिन हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और अगर लगता है सबको कि ये विधेयक अच्छा है, ये प्रस्ताव अच्छा है, एजेंडा अच्छा है, तो उस पर क्या कर ले? पूरे पे मतदान करा लेते हैं। तो इसको कहते हैं घटकों में कटौती। नेक्स्ट है कंगारू। अच्छा, कंगारू किसी जानवर का नाम है कि नहीं? कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक जानवर है कंगारू, जो अपने पेट में नहीं थैला होता है, पेट के अंदर थोड़े नहीं निकलेगा, वो जो है थैला, जैसे हम लोग यहाँ पे जेब सिला लेते हैं ना, तो जेब में जो है रख लेते हैं अपना सामान, वैसे ही उनका भगवान बनाता है एक जेब पॉकेट, ऐसा यहाँ पे इतना बड़ा सा, ठीक, तो खाल का ही पॉकेट बना होता है, उसी में वो कंगारू अपने बच्चे को रखते हैं। तो अब उनका काम क्या है कंगारुओं का? कंगारू फुदुक फुदुक कर भागते हैं ना, चलते हैं, तो वहीं से लिया गया है कंगारू कटौती। अब जिस मुद्दे पर चर्चा होना है, अब यहाँ पर क्या था कि चर्चा, आंशिक चर्चा की गई और मतदान के पूरे पे कराया गया। और कंगारू कटौती में क्या होता है? जिस थोड़े से आंशिक मुद्दे पर चर्चा की गई उतने पे ही क्या करा लिया जाता है? मतदान करा लिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? कंगारू कटौती। एक है गिलोटिन कटौती। गिलोटिन देखो, एक ऐसा नाम है, गिलोटिन नाम का एक वैज्ञानिक था, व्यक्ति था, जिसने फांसी देने का एक औजार खोज लिया था। फांसी देने का एक औजार खोजा था जिसको कहा जाता है गिलोटिन। उसमें क्या होता है, जैसे आपने जादू वादू में देखा होगा, मैजिक शो में देखा होगा कि सर ऐसे लगाते हैं और ऊपर से जो है वो गिरता है, क्या नाम है, एक आरा गिरती जो है, और खाट से सर जो है अलग हो जाता है, ठीक। वो मतलब वो घिर्री से चलती है, वो तो बकरा काटते हैं, वो तो तलवार से, वो अलग चीज़ है, ठीक है, गणासे से। लेकिन वो पूरा इस तरीके से जो है चारों तरफ फ्रेम में बना होता है, उसमें ऊपर जो है एक वो लगा होता है, ब्लेड लगा होता है, ठीक, और गर्दन फंसाने के लिए जो है उसमें एक छेद होता है, तो उसमें गर्दन फंसा दिया जाता है, फिर बांध दिया जाता है पीछे से हाथ, अब ऐसे खड़ा कर दिया जाता है उसमें, फिर वहाँ से जो है मतलब 3 2 1 गिनते हैं, फिर उसके बाद में उस गिलोटिन का बटन दबा दिया जाता है और वो जो ब्लेड है आकर के खड़ाक से गिर जाता है और व्यक्ति का गर्दन कट जाता है। तो इसको गिलोटिन मशीन बोलते हैं, फांसी देने की ये गिलोटिन मशीन है। और जानते हैं मजे की बात है कि जिसने खोजा था उसको ही इस मशीन से पहली बार फांसी दी गई थी। ये बड़ी विडंबना रहती है। जैसे हमारे यहाँ वर्गीज कुरियन भारत में जो है दुग्ध क्रांति लाने वाले जो है, उसके फादर ऑफ जो है व्हाइट रिवोल्यूशन कहे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात क्या है कि वो दूध पीते ही नहीं, उनको दूध अच्छा नहीं लगता है। वर्गीज कुरियन को दूध अच्छा नहीं लगता है, वो दूध पिए ही नहीं कभी, लेकिन वो दूध की क्रांति लेकर आ गए भारत में। तो ऐसे कुछ रोचक चीजें हैं। तो गिलोटिन का खोज करने वाला व्यक्ति खुद ही पहले यही शिकार हुआ था। राजा ने कहा इसी पे पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं, आजमाते हैं, काम करता है कि नहीं करता है। तो जैसे ही गिलोटिन चलाया गया वैसे ही उसका सर जो है धड़ से अलग हो गया था, ठीक। तो गिलोटिन कटौती
इसमें क्या होता है कि मान लो कोई एजेंडा है, कोई विधेयक है, सदन में लाया ही नहीं गया और वो भी लंबित पड़ा है, उस पर चर्चा नहीं हुई है, तो और उसको पारित कराना है तो तत्काल उसको मतलब वहां पर मतदान कराने से पहले चर्चा करा लिया जाता है और चर्चा करा करके उसे अगर पारित होने वाला होता तो पारित करा लिया जाता है मतदान करा के, नहीं तो जैसा भी हो। तो ऐसे को कहते हैं गिलोटिन कटौती। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, प्रस्ताव हैं, जो है प्रपोजल्स हैं, मोशंस हैं। तो इस तरीके से ये सारे प्रस्तावों के माध्यम से सरकार पर कहीं ना कहीं हमको क्या दिखाई देता है, नकेल कसा जाता है सदन द्वारा, ठीक, जिसे सरकार तानाशाह ना हो सके। तो ये सारे प्रपोजल्स हैं, इसको एक बार फिर से देख लो। स्थगन प्रस्ताव, मंत्री विशेष का ध्यान आकर्षित कराया जाता है और ध्यान आकर्षण वो इसमें पूरे मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षण कराया जाता है स्थगन में, और ध्यान आकर्षण में मंत्री विशेष का ध्यान आकर्षण कराया जाता है। विशेषाधिकार में किसी मंत्री के विशेषाधिकार का हनन होता है, किसी मंत्री कह रहा हूं, किसी सदस्य का विशेषाधिकार का हनन होता है, मंत्री द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर उसके विशेषाधिकार का हनन होता है, तो ऐसे प्रस्ताव लाए जाते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव में सरकार की नैया डूब जाती है। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि सरकार जो है, मंत्रिपरिषद जो है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और अगर अपना विश्वास खो दिया लोकसभा से तो सरकार जानी ही है। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया सदन में और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को जानी। विश्वास प्रस्ताव इसका उल्टा होता है अविश्वास प्रस्ताव का। यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए, सरकार को बचाने के लिए इसे पारित करना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति को लगने लगता है कि सरकार का बहुमत खत्म हो रहा है तो राष्ट्रपति जो है उसे विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सरकार को बोलता है। निंदा प्रस्ताव, सरकार की कार्य की नीतियों की निंदा करने के लिए, जिससे सरकार की छवि खराब हो। तो सरकार अब ऐसे कार्य को करेगी नहीं कि जो है विपक्ष हमारे लिए निंदा प्रस्ताव लेकर आए। तो यहाँ भी दिखाई देता ना कि सरकार पर नकेल कसा जा रहा है। इसी प्रकार से धन्यवाद प्रस्ताव, तो सरकार ऐसे प्रस्ताव लेकर के नहीं आएगी, मतलब ऐसे कार्य नहीं बनाएगी, योजना नहीं बनाएगी जिससे कि जब धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए तो उसमें जो है वो पारित ही ना हो पाए। तो धन्यवाद प्रस्ताव ठीक निकले, तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, सिर्फ ये देखो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड लिखा है मैंने, धन्यवाद प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। तो ये कीवर्ड्स इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये ध्यान याद रहे। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, तो वहां पर सीधे प्रश्न आएगा धन्यवाद प्रस्ताव किस लिए रखा जाता है, मतलब कार्य को स्थगित करने के लिए, और या सरकार जो है सदस्य का विशेषाधिकार के हनन होने पर, या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और कटौती प्रस्ताव क्या होता है, मोस्टली जो है किसी मुद्दे पर बहस होने के बावजूद वो जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है, उस पर किसी मुद्दे मतलब कोई मतदान नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई समझदार व्यक्ति सदस्य जो है वो क्या लेके आता है, कटौती प्रस्ताव, जो 4 प्रकार के होते हैं। मतलब तत्काल उसको वहीं पर बहस को रोका जाता है और कहा जाता है कि आप इस पर चाहे आंशिक चाहे पूर्ण क्या करा लो, वोटिंग करा लो, मतदान करा लो। तो साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन कटौती, ये 4 प्रकार से कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। ठीक।